सोचो क्या हो अगर मैं तुम्हारा अपना क्रिस पैनी में या फिर इस वीडियो के हिसाब से कहें क्रिस पुचिया नारुतो वर्ल्ड में जाए, सुनाडे को पटाए, उससे शादी करे और फिर उसके साथ कोनोहा पर रूल करे। आइडिया कैसा लगा? मुझे तो काफी मन था ऐसा कुछ करने का, तो मैं आज कर भी रहा हूँ। और बाकी ये भी एक सीरीज होने वाली है जो कि टाइम ट्रैवल सीरीज से भी काफी अच्छी होने वाली है और इसमें सिर्फ 10 पार्ट नहीं होंगे। तुम बोलो तो मैं सीरीज के 100 पार्ट भी कर दूं। तो अच्छी लगे तो दिल खोल के सपोर्ट करना, लाइक करो, हाइप करो। और वीडियो में सुनाडे मेरी घरवाली होने वाली है तो उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा, खास तौर पर 106 तो बिल्कुल ही कमेंट में मत लिखना। हाँ, कुछ अच्छी अच्छी चीजें कर सकते हो, जैसे कि हमारी शादी की बधाई दे सकते हो। और आने वाले पार्ट देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और इसके साथ ही इस एपिसोड को शुरू करते हैं, जिसका नाम है इनसाइड सुनाडेज बेडरूम। कोनोहा ईयर 32 सेकंड शिनोबी वर्ल्ड वॉर से जस्ट पहले ट्रेनिंग ग्राउंड पे पत्तों से छनकर आती सूरज की धूप बिखरी हुई थी। थर्ड होकागे एक हाई प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए थे, उन शिनोबीज के सामने जो फ्रंट लाइंस के लिए निकलने वाले थे। उनकी आंखों में कॉन्फिडेंस भरा हुआ था। कोनोहा के शिनोबीज, थर्ड होकागे की आवाज में एक अलग ही दम था। आज हम एक भयंकर टेस्ट फेस करने वाले हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि कोनोहा के शिनोबी सबसे स्ट्रॉन्ग है। हमारी विल ऑफ फायर अटूट है, हिम्मत निडर है और एकता सॉलिड है। हम इन दुश्मनों को डेफिनेटली कुचल देंगे और अपने गांव की रक्षा करेंगे। थर्ड होकागे की स्पीच में वो आग थी जिसने वहाँ खड़े हर शिनोबी का खून खौला दिया था। सब ने अपने हथियार कस लिए और सब के सब कोनोहा की प्राइड के लिए कट मरने को तैयार। तभी एक पेड़ से टेक लगाकर सो रहे एक शिनोबी ने अचानक मुंह बनाया। होकागे के लाउड स्पीच और गाँव वालों के शोर ने उसका मीठा सपना तोड़ दिया था। उसने धीरे से आंखें खोली और स्टेज पर खड़े होकागे को देखा। थोड़ी देर और सो लेता हूँ यार, उसने सोचा। उसने वैसे भी पूरी रात जाग करके नारुतो एनीमे देखा था। ये लोग इतने सुबह सुबह क्या तमाशा कर रहे हैं? नींद की माँ बहन कर दी। फिर तभी उसके कानों में एक लाइन पड़ी, जहाँ कोनोहा की पत्तियां लहराती हैं, वहाँ विल ऑफ फायर की आग हमेशा जलती रहती है। सब लोग तैयार हो जाओ, ये जंग हम ही जीतेंगे। उस शिनोबी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने आसपास देखा। भाई ये क्या बकवास है? मैं कहाँ हूँ? मैं तो बस अभी मस्त एनीमे पेल करके अपने बेड पे सोया हुआ था। स्टेज पर वो कौन था? उसने ध्यान से देखा तो वहाँ एक जवान हिरोजन सारुतो भी ब्लैक कॉम्बैट सूट में खड़ा हुआ था। व्हाट? उस शिनोबी ने अपनी आंखें मली। थर्ड होकागे, वो भी जवान? फिर उसने नीचे अपने कपड़े देखे, उचिया कॉम्बैट अटायर और टैक्टिकल ग्लव्स। उसका दिमाग एक सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया। तभी बहुत सारी मेमोरीज किसी सुनामी की तरह उसके दिमाग में आकर के हिट हुई। उसका सर फटने लगा जैसे कोई ड्रिलिंग मशीन चला रहा हो। दर्द इतना था कि उसकी बॉडी अपने आप में ही सुगड़ गई। क्योंकि वो एक पेड़ की छांव में था और सबका फोकस होकागे की स्पीच पर था, किसी ने भी उसकी अजीब हालत को नोटिस नहीं किया। लगभग 5 मिनट बाद दर्द कुछ कम होने लगा। क्रिस पुचिया का चेहरा थोड़ा रिलैक्स हुआ। हाँ, क्रिस पुचिया, मस्त नाम है ना? उसके दिमाग में पुरानी मेमोरी एकदम से वापस आने लगी। क्रिस पुचिया, उचिया क्लैन का सबसे बड़ा सर्टिफाइड फेलियर। 18 साल की उम्र में इस बंदे ने अभी तक शारिंगन अवेकन नहीं किया था और चक्र रिजर्व्स गैनिन लेवल से ज्यादा नहीं। और जुत्सु के नाम पर इसे सिर्फ 3 सी रैंक टेक्निक्स आती थी, ग्रेट फायरबॉल, फ्यूनिक्स फ्लावर और ड्रैगन फायर। क्रिस पुचिया यानी कि मैं गुस्से से जल भुन गया। डैम इट, मैं इस नारुतो यूनिवर्स में कैसे आ गया? 18 साल का अडल्ट, वो भी बिना शारिंगन के, और तो और बस सिर्फ 3 बेसिक सी रैंक जुत्सु और इतना कम चक्रा लेके अब मैं सेकंड शिनोबी वर्ल्ड वॉर में फ्रंट लाइंस पर लड़ने जाऊंगा। ये तो मुझे प्रॉपर सुसाइड का वीआईपी पास मिल गया। फिर तभी उसकी पिछली जिंदगी की सारी फ्रस्ट्रेशन एक 21st सेंचुरी के दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज स्टूडेंट की जिल्लत और गुस्सा उसके अंदर उबाल मारने लगा। तभी क्रिस पुचिया की आंखों में एक शैतानी लाल रोशनी चमकी। उसके आई बॉल्स खून की तरह लाल हो गईं और उनके अंदर एक सिंगल ब्लैक टोमोई तेजी से स्पिन करने लगा। उसने आंखों में एक शार्प चुभने वाला दर्द महसूस किया, जिसके बाद अचानक उसकी बॉडी एकदम हल्की लगने लगी। इससे पहले कि वो कम्प्लीटली बेहोश होता, उसके सामने एक अंधा कर देने वाली येलो लाइट फ्लैश हुई। अगले ही पल टोटल ब्लैकआउट। सुनाडे, इस एरा की कोनोहा की सबसे प्रोमिनेंट जीनियस में से एक, हिरुजन की प्राइज स्टूडेंट और सेंजू ब्लडलाइन की आखिरी उम्मीद। अभी उसने हांस ऑफ द सैलामेंडर से क्लैश नहीं किया और साथ ही सानिन का टाइटल भी नहीं जीता। होकागे की स्पीच सुनने के बाद उसके अंदर की बैटल ऑरा कंप्लीटली जाग चुकी थी। उसे ये भी पता चला था कि वो जिराया और ओरोचिमारू स्क्वाड लीडर्स असाइन हुए हैं। ये सोचकर ही वो काफी एक्साइटेड थी। जैसे ही वो पैकअप करके निंजा टूल्स लेने घर जा रही थी, उसने अचानक कोल्ड ऑमनियस चाकरा फील किया। चाकरा का सोर्स ट्रैक करते हुए उसकी नजर पेड़ के नीचे खड़े एक लोनर पर पड़ी, क्रिस पुचिया। क्रिस पुचिया आसमान घूर रहा था। फिर उसकी आंखों के एजेस से खून बहने लगा और आंखों की पुतलियां जेट ब्लैक से क्रिम्सन रेड में शिफ्ट हो गई। ये तो उचिहा क्लैन का डोजुत्सु अवेकनिंग है। सुनाडे कंप्लीटली स्टन थी। उसने शारिंगन के बारे में सुना जरूर था, पर लाइफ में पहली बार किसी को लाइव अवेकन करते हुए देख रही थी। उसकी क्यूरियोसिटी ने खतरनाक तरीके से उसके ऊपर कंट्रोल ले लिया, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे खींच रही हो। वो क्रिस की तरफ बढ़ी। जैसे ही क्रिस ने अपना सर नीचे किया, उसने रियलाइज किया कि वो सीधा बेहोश होकर नीचे गिरने वाला है। सुनाडे ने इंस्टेंटली अपनी स्पीड बढ़ाई और जमीन पर क्रैश होने से पहले ही उसे कैच कर लिया। उसने हल्का सा मुंह बनाया। ये बंदा, इसका नाम क्या था? क्रिस पुचिया है ना? इस साल के निंजा एकेडमी क्लास का सबसे बड़ा लूजर। 18 साल का हो गया और अब जाकर के शारिंगन अवेकन कर रहा है। इसका टैलेंट तो सच में उफ।
छोड़ो, पहले उसने सोचा कि इसे सीधा उचिया कंपाउंड में वापस भेज दे, पर फिर उसे गांव के कुछ बुरे र्यूमर से याद आए। सुना था कि उचिया क्लैन इस बंदे को अपने यहाँ का सबसे बड़ा कचरा मानता है, यहाँ तक कि इसके अपने उचिया क्लासमेट्स भी इसे रेगुलरली बुली करते हैं। ये सोचते हुए सुनाडे ने एक डीपली थकी हुई आह भरी। चलो ठीक है, इसको अपने संजू कंपाउंड ले आती हूँ, क्या ही बिगड़ जाएगा। क्रिस्प ने भी अपना सर हिलाया, जो अपना फर्स्ट टो में खुलने की वजह से फिजिकल और मेंटल एनर्जी ड्रेन कर चुका था। सुनाडे ने उसे कंधे पे उठाया और अपने क्लैन कंपाउंड की तरफ निकल गई। इस पॉइंट पर सुनाडे को जरा भी आइडिया नहीं था कि ये थोड़ी सी सिंपैथी उसकी आगे की जिंदगी में क्या कलेश लाने वाली है। सुनाडे के वहां से जाते ही शैडो से एक फिगर साइलेंटली सामने आया, अपने प्राइम दिनों वाला डांजो शिमुरा। उसका एक्सप्रेशन डार्क और ग्लूमी था और वो सुनाडे की जाती हुई बैग को घूर रहा था। स्पेसिफिकली कहें तो उस लड़के क्रिस्प उचिहा को। हाँ, एक और उचिहा स्कमबैग, इनकी फितरत में ही धोखा है। वो जहर उगलता हुआ बड़बड़ाया और सीधा होका के बिल्डिंग की तरफ निकल गया। उसे हिरोजन के दिमाग में शक डालना था कि उचिहा क्लैन क्लियरली संजू क्लैन के क्लोजर आने की साजिश कर रही है। ये जरूर तोबिरामा सेंसे की वार्निंग को भुला देने का रिजल्ट है। सुनाडे बेहोश क्रिस्प को उठाए कुछ ही टाइम में संजू कंपाउंड पहुंच गई। भले ही उसे फर्स्ट होकागे का वुड रिलीज नहीं मिला था, लेकिन उसने अपने दादा से फिजिकल स्ट्रेंथ इनहेरिट की थी। नॉर्मल शिनोबीज के लिए तो उसकी स्पीड ट्रैक करना भी काफी मुश्किल था। बस ऐसा लगा जैसे बस हवा में एक भारी झोंका गुजरा हो। सुनाडे ने डोर नॉक किया, ठक ठक ठक। दरवाजा एक बहुत ही ग्रेसफुल मैजेस्टिक औरत ने खोला। वो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल थी, हालांकि बुढ़ापे ने उनकी आंखों के आसपास अपनी हल्की निशानी छोड़ दी थी। वो लाइटली मुस्कुराई, सुनाडे बेटा तुम आ गई। फिर उनकी नजर सुनाडे की बाहों में लटके उचिहा लड़के पर अटक गई। एक पल के लिए उन्होंने अपनी भौहें सुकोड़ी और फिर एकदम काम वॉइस में बोली, पहले अंदर आ जाओ। जी दादी माँ। सुनाडे ऑलमोस्ट भागते हुए अंदर आई और क्रिस्प को जमीन पर केयरफुली लिटा दिया। मीतो जमाकी ने पास के एक पेड़ पर नजर मारी और फिर बाद में साइलेंटली दरवाजा बंद कर दिया। पेड़ में छिपा अनबू गार्ड पूरी तरह शॉक था, एकदम पसीना पसीना। वो अपनी जगह से हिल तक नहीं सकता था। हिरोजन ने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए थे कि जिंचुरी की सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी है। उसने अपनी तरफ से बेस्ट सेल्फ टेक्निक यूज की थी, पर मीतो सामा की सेंसिंग के आगे वो मानो किसी खुले मैदान में खड़ा था। उसने अपने धड़कते हुए दिल को कंट्रोल किया और सेंजू क्लैन के कंपाउंड पर अपनी सर्वेलेंस जारी रखी। घर के अंदर सुनाडे ने मेडिकल इंजूसू से क्रिस्प की हालत परखी। जब पता चला कि ये सिर्फ एक्सट्रीम थकान और चाक्रा डिप्लीशन से बेहोश हुआ है, तो उसने राहत की सांस ली। मीतो जमाकी सॉफ्टली चलते हुए आई। उसने क्रिस्प को गौर से देखा और पूछा, सुनाडे इस लड़के का और तुम्हारा क्या सीन है? सुनाडे एकदम जम गई। दादी माँ प्लीज आप गलत मतलब मत निकालिए। हिरोजन सेंसे की स्पीच के बीच इस क्रिस्प उचिहा का अचानक शारिंगन अवेकन हुआ और वहीं बेहोश हो गया। रोड पे गिरा रहने से अच्छा मैं इसे यहाँ उठा लाई। तो फिर तुमने इसे सीधा उचिहा क्लैन क्यों नहीं छोड़ा? शारिंगन और उसके साइड इफेक्ट्स को हमसे बेटर वो हैंडल कर सकते हैं। मीतो सॉफ्टली मुस्कुराई, पर उनकी आंखों में सवाल थे। दादी माँ प्लीज, यहाँ पर सीन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सुनाडे ने क्रिस्प उचिहा की पूरी ट्रेजिक बैकग्राउंड और क्लैन डायनामिक्स के बारे में समझाया। मीतो का टीजिंग एक्सप्रेशन पहले तो सीरियस हुआ, फिर उसमें एक सॉफ्ट दया आ गई। लगता है उचिहा क्लैन सीरियसली बेकार हो रहा है। जब मादारा वहाँ था, भले ही वो लोग पावर हंगरी थे, पर वो अपने ही क्लैन के किसी मेंबर को इतनी घटिया तरह से तो ट्रीट नहीं करते थे। लेकिन अब तो मीतो ने काफी डिसअपॉइंटेड टोन में कहा। फिर वो उस बेचारे लड़के के लिए कुछ सूदिंग हर्बल दवा प्रिपेयर करने के लिए उठी। बाहर से भले ही वो कितनी भी स्ट्रिक्ट लगती हो, मीतो अंदर से काफी काइंड हार्टेड थी। 2 घंटे बाद क्रिस्प उचिहा की आंखें खुली। उसने थोड़ा सर झटकाया, लंबी सांस ली और आसपास देखा। ये वह कहाँ टपक गया? ये उसका टूटा फूटा उचिहा क्वार्टर तो बिल्कुल नहीं था, एकदम प्रीमियम वेल लिट और कोजी एनवायरनमेंट था। ओह, तो तुम फाइनली उठ ही गए बच्चे। पास ही चेयर पर मीतो जमाकी बैठी थी। क्रिस्प का दिमाग तभी तेजी से दौड़ा। कोनोहा, लाल बाल, रॉयल कपड़े और ये एज, इस सब का बस एक ही कैंडिडेट था। वो तुरंत उठा, कंबल साइड फेंका, अपने घुटनों पर बैठा और फुल रिस्पेक्ट के साथ बोला, लेडी मीतो, मेरी जान बचाने के लिए आपको थैंक यू। मीतो ने तभी अपनी आईब्रोज उचकाई। मैंने अपना नाम तो बताया नहीं, तुम्हें कैसे पता मैं कौन हूँ? आंसर सिंपल था, कोनोहा प्लस रेड हेयर। पर वो ये थोड़ी बोल सकता है। उसने दिमाग लगाया और एक स्मूथ रिप्लाई दिया, लेडी मीतो, पूरे कोनोहा में ऐसी ब्यूटी और रॉयल प्रेजेंस किसी और के पास तो हो नहीं सकती। आपके अलावा कोई दिमाग में आया ही नहीं। मक्खन लगाने का सक्सेसफुल अटेम्प्ट। भाई का रिस्क काम कर गया। मीतो मुंह पर हाथ रख कर हंसने लगी। कितना मीठा बोलता है लड़का। तभी अंदर से कुरामा बीच में कूदा। ये लौंडा सफेद झूठ बोल रहा है, सब एक्टिंग है इसकी। मीतो ने कुरामा को माइंड लिंक में डांटा। पता है मुझे, ज्ञान मत बांट। फिर उन्होंने कैजुअली कुरामा के आगे मुंह बनाया और कुरामा वहीं शांत हो गया। छोटे, मीतो मुस्कुराई। सुना है तुमने अभी अपना शारिंगन अवेकन किया है, देखूं जरा? हाँ बिल्कुल। क्रिस्प ने आंखें बंद की, अपने चाकरा को ऑप्टिक नर्व्स में फोकस किया और अचानक ओपन की। उसकी क्रिम्सन रेड शारिंगन सीधा बिना डरे मीतो की आंखों में घूर रही थी। मीतो ने नोट किया, नॉट बैड। मैं इसमें हमारे पुराने वॉरिंग स्टेट पीरियड्स के चिहास जैसी प्योर एनर्जी फील कर सकती हूँ। इस बार वो झूठ नहीं बोल रही थी। उस एरा के शारिंगन आज के जनरेशन से काफी ज्यादा इंटेंस थे। क्रिस्प थोड़ा शॉक में था। वॉरिंग स्टेट्स लेवल, 18 साल की उम्र में एक टोमोई अवेकन करना उचिहा स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बेकार था।
पर मीतो उसे टॉप टियर बता रही थी। अब तारीफ सच हो या झूठ, क्रिस्प को जेन्युइनली अच्छा लगा। आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया लेडी मीतो। उसकी टोन में अब काफी सिंसेरिटी थी। मीतो ने नाम में हाथ हिलाया। मुझे थैंक यू मत बोलो, ये तो हमारी सुनाडे थी जिसने तुम्हें रास्ते से उठाया। वो अभी एक मीटिंग के लिए गई है। क्रिस्प को अब समझ में आया। तो बेहोश होने से पहले जो येलो बाल उसने देखे थे वो सुनाडे के थे, उसकी वेफो लिस्ट का टॉप टियर माल। ये सुनते ही उसका दिल गार्डन गार्डन हो गया। ये मीटिंग डेफिनेटली वॉर से पहले की डिप्लॉयमेंट्स के लिए होगी। 18 साल की सुनाडे होकागे की डायरेक्ट स्टूडेंट कंफर्म कोई स्क्वाड लीड करेगी, लेकिन क्रिस्प का फोकस कुछ और था। लगभग 1 साल बाद एक अपर लेवल मीटिंग में सुनाडे अपना मेडिकल निंजा सिस्टम प्रपोज करने वाली है। उसका मेन गोल उसे फुल सपोर्ट करना था, पर उसके लिए उसको पहले जोनियन रैंक और वॉर मेरिट चाहिए थे। वहीं मीतो को इस लड़के के बदलते एक्सप्रेशन देखकर काफी मजे आ रहे थे। तुम्हारा नाम क्रिस्प है ना? अभी थोड़ा रेस्ट करो, तुम्हारी बॉडी वीक है। सुनाडे वापस आएगी तो उससे बात करना। दोनों वैसे भी सेम एज के ही हो। थैंक यू लेडी मीतो। उसने रिस्पेक्टफुली सर झुका लिया। मीतो पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ी, पर जाने से पहले 1 सेकंड के लिए रुकी। ओह बाय द वे, जिस बेड पर तुम लेटे हो ना, वो सुनाडे का ही है। और एक स्लाइड स्माइल के साथ वो वहाँ से निकल गई और क्रिस्प वहीं जम गया। वेट, ये सुनाडे का बेड है? अरे तभी तो यहाँ से इतनी प्रीमियम सेक्सी महक आ रही है। मीतो के जाते ही वो वापस बेड पे गिर गया और उस सेंट को फील करते हुए खुशी से पागल होने लगा। तभी उसके दिमाग में एक मैकेनिकल एआई जैसी आवाज आई। डिंग, सिस्टम बाइंडिंग कंफर्म्ड, द स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी सिस्टम एक्टिवेटेड। क्रिस्प तभी उछलकर बैठा हुआ। उसके सामने एक फ्लोटिंग ब्लू पैनल था। प्रेस यस टू एक्टिवेट। उसने तुरंत ऑर्डर दिया। डिंग, सिस्टम सक्सेसफुली बाउंड। होस्ट क्रिस्प उचिहा। चाक्रा एंड कॉम्बैट गेनिन लेवल। स्किल्स उचिहा शूरिकेन जुत्सु, केनजुत्सु। सी रैंक फायरबॉल, ड्रैगन फायर, फ्यूनिक्स फ्लावर। कैकेगेन काय, 1 टोमोए शारिंगान। अपग्रेडेबल। डिंग, न्यू कमर गिफ्ट पैक अवेलेबल। डू यू वांट टू ओपन? खोल दे भाई, क्रिस्प ने मुंह बनाकर बोला। गेनिन लेवल पावर के साथ तो सिर्फ फ्रंट लाइंस पर घास ही झीलता। ये स्टार्टर पैक परफेक्ट टाइमिंग पे आया है। डिंग, रिवॉर्ड्स, चूनी लेवल चाक्रा, बी रैंक जुत्सु, ग्रेट फायर एनाइलेशन, इंस्टेंट मास्टरी। डिंग, होस्ट ने इंडिपेंडेंटली शारिंगान अवेकन किया है, इसीलिए डिफॉल्ट डोजुत्सु रिवॉर्ड कैंसिल। उसके बदले में प्रोसेसिंग एक्सचेंज। होस्ट का विंड और अर्थ नेचर डिटेक्ट हुआ है। रिक्वायरमेंट मेट। न्यू रिवॉर्ड मैग्नेट रिलीज कैकेगेन का है प्लस बी रैंक जुत्सु, सैंड बाइंडिंग कॉफिन, इंस्टेंट मास्टरी। अगले ही सेकंड क्रिस्प को अपनी बॉडी में चाक्रा का नया सर्ज फील हुआ। चाक्रा नेटवर्क एक्सपैंड हुआ और मुरझाए चेहरे पर वापस से ग्लो आ गया। ग्रेट फायर एनाइलेशन और सैंड कॉफिन के हैंड साइंस उसकी डायरेक्ट मसल मेमोरी में फीड हो गए। उसने बस हल्का सा फ्लिक किया और फ्लोर पर हल्की सी रेत मूव करने लगी, पर वो तुरंत रुक गया क्योंकि मीतो वहीं थी। अगर वो अभी रेडार में आ गया तो काफी बड़ा कांड हो जाएगा, पर उसको क्या पता था कि जैसे ही उसके चाक्रा में स्पाइक आया, मीतो ने चुपके से अपनी सेंसरी एबिलिटी से लिटरली सब कुछ मॉनिटर कर लिया था। मीतो की आंखों में एक अलग चमक थी। मैग्नेट रिलीज। इस बच्चे ने अपना ट्रम्प कार्ड तो कितने प्यार से छुपा के रखा है। अपना सेंसरी मोड ऑफ करते हुए वो हल्का सा मुस्कुराई। लड़का देखने में अच्छा है, सुनाडे की एज का भी है, पर मुझे रोमांस वगैरह इन बच्चों पे छोड़ देना चाहिए। जबरदस्ती का सेटअप कभी काम नहीं करता। अंदर कमरे में क्रिस्प ने चैन की सांस ली और वो वापस अपने सिस्टम के बाकी फीचर्स को एक्सप्लोर करने में लग गया। क्रिस्प ने सिस्टम पैनल खोला। उसमें एक शॉप, एक स्पिनिंग व्हील और एक मिशन सिस्टम था। करंट पॉइंट 0 थे, इसीलिए उसने पहले मिशन पैनल पे क्लिक किया और वहाँ पर डेली मिशंस, वीकली मिशंस, अचीवमेंट, रैंडम एनकाउंटर्स और फेवरेबिलिटी मिशंस की लाइन लगी हुई थी। एक साइड में एक छोटा सा मोटिवेशन या फिर कहें अग्रेसिव रिमाइंडर भी शो हो रहा था, जिसमें लिखा था ऐसे कोई मिशंस नहीं होते जो पूरे ना किए जा सके, सिर्फ लूजर लोग होते हैं जो मिशन करने से पीछे हटते हैं। ये पढ़ते ही क्रिस्प का दिमाग घूम गया। ये क्या चल रहा है? ये कॉर्पोरेट मजदूरी वाला डायलॉग सिस्टम में किसने डाला? उसने ठंडी सांस ली, पर तभी उसने नोटिस किया कि कुछ मिशंस ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो चुके थे। अचीवमेंट मिशन, शारिंगान अवेकनिंग, कांग्रेट्स, अब तुम सिर्फ आधे लूजर हो। कीप ग्राइंडिंग, रिवॉर्ड्स 500 पॉइंट्स। फेवरेबिलिटी मिशन, मीतो ज़ुमाकी, पहली मुलाकात, रिवॉर्ड 50 पॉइंट्स। फेवरेबिलिटी मिशन, सुनाडे, फेस टू फेस, रिवॉर्ड 10 पॉइंट्स। क्रिस्प ने राहत की सांस ली। चलो अब मैं ऑफिशियली गरीब तो नहीं हूँ। फिर जैसे उसने शॉप खोली, उसकी शक्ल पे 12 बज गए। ये क्या स्कैम है? सेज बॉडी, हिडन पॉइंट्स। मांगे क्यों शारिंगान, हिडन पॉइंट्स। इटरनल मांगे क्यों शारिंगान, हिडन पॉइंट्स। ए रैंक जुत्सु, हिडन पॉइंट्स। बी रैंक जुत्सु 5000 पॉइंट्स। सी रैंक जुत्सु 500 पॉइंट्स। डी रैंक जुत्सु 50 पॉइंट्स। उसने तुरंत शॉप बंद कर दी। उसे लगा था वो अमीर हो गया है, पर उसके पूरे अकाउंट बैलेंस से सिर्फ एक बेकार सा सी रैंक जुत्सु आ सकता था। अब इस सी रैंक जुत्सु का अचार डालूं क्या मैं? सेज बॉडी और मांगे क्यों तो दूर की बात, मैं तो अभी भी गरीबी में जी रहा हूँ। रुको 1 मिनट, अभी स्पिनिंग व्हील तो बाकी है। क्रिस्प ने व्हील सेक्शन खोला, जिसमें टोटल 8 स्लॉट्स थे। 5 रेयर आइटम्स, रेड, गोल्ड, पर्पल, ब्लू, ग्रीन।
और 3 ट्रैश स्लॉट। हम इन्हें अब से साकुरा स्लॉट्स बुलाएंगे, जिसमें लिखा था थैंक यू फॉर प्लेइंग, या फिर 1 मंथ सोल्जर पिल सप्लाई, या फिर 1 मंथ वाटर सप्लाई। रिवॉर्ड्स तो ठीक थे, पर एक स्पिन का रेट 168 पॉइंट्स था। एक टोटल 5 स्पिन का भी ऑफर था जो कि 800 पॉइंट्स का था, पर उसके पास अभी सिर्फ टोटल 560 पॉइंट्स थे। उसने डिसाइड किया कि वो अभी पॉइंट्स बचा के रखेगा, फालतू का जुआ नहीं खेलना। पैनल बंद करके उसने दिमाग में पूछा, सिस्टम तू सब जानता है ना? डिंग, सिस्टम सब जानता है। होस्ट बिंदास पूछिए। क्रिस्प ने सडनली पूछा, डांसो भी क्या कर रहा है? डिंग, इन्फॉर्मेशन अनलॉक करने के लिए 10 पॉइंट्स लगेंगे, क्या आपको प्रोसीड करना है? हाँ करो। क्रिस्प काफी क्यूरियस था। इस टाइमलाइन में डांजो की थोड़ी औकात थी। हिरुज़ो नया नया होकागे बना था और डांजो बस एडवाइजरी एल्डर था। अपनी सेफ्टी के लिए क्रिस्प को इस पॉलिटिक्स को समझना था। डिंग, वीडियो प्लेबैक स्टार्टिंग। अचानक क्रिस्प के माइंड में एक अल्ट्रा क्रिस्टल क्लियर विजन स्ट्रीम होने लगा। होकागे ऑफिस में हिरुज़ो ने जस्ट डिप्लॉयमेंट मीटिंग खत्म ही की थी। तभी एक रिलेटिवली जवान और एक्चुअली ठीक ठाक दिखने वाला डांजो दरवाजा पुश करते हुए अंदर आया। हिरुज़न, एक यूजलेस उचिया लड़का सुनाडे और लेडी मीतो के कांटेक्ट में है। मुझे काफी स्ट्रॉन्ग शक है कि उचिया क्लैन कुछ न कुछ तो साजिश कर रही है। मेरा क्लियर सजेशन है कि इस लड़के को रूट के इंटरोगेशन के लिए मेरे हवाले कर दो। डांसो ने हिरुज़न की डेस्क पर हाथ पटका। हिरुज़न ने थोड़ा सा मुंह बनाया और अपने हाथ अपनी चिन के नीचे क्रॉस करके बैठ गया। डांजो, इस चीज की डिटेल मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है, इसको अभी रहने दो। और वैसे भी कोनोहा के उचिया हमारे उचिया हैं। अगर उन्हें हमारे खिलाफ कुछ करना होता तो वो तभी कर देते जब मादर आ गया था। वो उसके पीछे पीछे निकल लेते, पर नहीं। और हाँ, ये कभी मत भूलना, कागामी उचिया हमारा टीममेट था, एक ऐसा उचिया जिसको तोबिरामा सेंसे ने खुद एक्नॉलेज किया था। हम फ्रंट लाइंस पर जाने वाले हैं और उचिहास हमारे मिलिट्री स्ट्रेंथ का मेजर पार्ट है। डांजो ने गुस्से में नाक से कोड़ी। कागामी एक एक्सेप्शन था, पर तुम उचिया क्लैन का पोटेंशियल थ्रेट कभी मत भूलना। जैसे ही वो 3 टोमोई अवेकन करते हैं, वो डायरेक्ट जोनी लेवल का थ्रेट बन जाते हैं। तुम्हें सीरियसली कोई टेंशन नहीं है? उसकी आंखों में काफी डार्कनेस थी। बस डांजो, यहाँ होकागे मैं हूँ, और ये अपनी छोटी मोटी पॉलिटिक्स और शक से भरी बातें अपने पास ही रखो। अभी वॉर के टाइम पर उचिहास को कोई टच नहीं करेगा। हिरुज़न ने जोर से टेबल पर मुक्का मारा। पास खड़े एडवाइजर्स कोहारू और होमुरा एकदम से उछल गए। अब जिनको कंफ्यूजन है ये कौन है, ये वही 2 एडवाइजर्स बुड्ढे बुढ़िया हैं जो इस टाइम में काफी जवान हैं। और ये हिरुज़न अपना प्राइम एरा एंजॉय कर रहा था। नया नया होकागे बना था और उसमें एक सॉलिड कमांडिंग ऑरा थी। हिरुज़न, तुम! डांजो भी हिला हुआ था। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका अच्छा भाई होकागे टाइटल का यूज करके एक दिन उसको ही औकात दिखाएगा, और वो भी कुछ शैतानी उचिया बच्चों के लिए। ठीक है हिरुज़न, तुम इस दिन के लिए बहुत पछताओगे। डांजो पैर पटकते हुए होकागे ऑफिस से निकला और पीछे दरवाजा इतनी जोर से पटका कि पूरी बिल्डिंग गूंज उठी। उसने अपना गुस्सा छुपाने तक की भी एक्टिंग नहीं की। हिरुज़न अपना पाइप सुलगा के चुपचाप डांजो को जाते हुए देखता रहा। कोहारू और होमुरा उसे शांत करने की कोशिश करने लगे, बोलते हुए कि डांजो बस गांव की सेफ्टी के लिए थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड हो गया था। ये हिरुज़न वो सॉफ्ट थका हुआ ओल्ड मैन नहीं था जो वो आगे चलकर बनने वाला था। अभी वो एक प्रॉपर लीडर था। कोई उसको प्रोवोक करेगा तो वो उसकी औकात दिखाएगा, और इस बार वो डांजो की आधी अधूरी साजिशों में इजीली फंसने वाला नहीं था। और सिस्टम की वो वीडियो वहीं कट हो गई। क्रिस्प ने स्लोली नोट किया। सही है, ये प्राइम हिरुज़न सच में गॉड ऑफ शिनोबी वाली वाइब दे रहा है, ना कि उसकी जो 40 साल बाद वो बनने वाला है। तभी उसके कमरे का दरवाजा अचानक खुला और सामने सुनाडे खड़ी थी। उसके लंबे ब्लॉन्ड बाल और वेल डेवलप्ड बॉडी, मतलब समझ गए ना, ऐसी थी कि क्रिस्प की नजर वहां से हटी ही नहीं। हाँ बस अब तुम लोग गंदी नजर मत डालना, अब से तुम्हारी भाभी है, समझ गए ना? सुनाडे एक सेकंड के लिए रुकी, फिर उसको याद आया कि क्रिस्प अभी भी उसके रूम में रेस्ट कर रहा था। वो एक स्माइल के साथ आगे आई। क्रिस्प कुन, तुम उठ गए? कैसा फील कर रहे हो? बेटर। ये बोलते बोलते उसने कैजुअली अपना शिनोबी आर्मर उतारना शुरू कर दिया, जिसके नीचे एक टाइट स्किन फिटिंग ब्लैक बॉडी सूट था। उसको जीरो आइडिया था कि ये उसका नॉर्मल घर आके कपड़े बदलने वाला रूटीन क्रिस्प के दिमाग का फ्यूज उड़ा रहा था। क्रिस्प ने झट से अपना सर दूसरी तरफ घुमा लिया और उसके कान पूरे गर्म होकर लाल हो गए। तभी सुनाडे को रियलाइज हुआ। पहले उसके गाल थोड़े गुलाबी हुए, पर क्रिस्प को इतना नर्वस देखकर अचानक उसकी शर्म गायब हो गई। उसकी आंखों में एक टीजिंग चमक आ गई। क्रिस्प कुन, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? सुनाडे का वही क्लासिक प्लेफुल साइड ऑन हो चुका था। ये सुनते ही क्रिस्प और बुरी तरह शर्मा गया। वो एकदम हकलाते हुए बोला, सुनाडे, क्या तुम पहले बाहर जा सकती हो कपड़े चेंज करने के लिए? सुनाडे उसके ऊपर थोड़ा सा आगे को झुकी। उसके होठों पर एक शैतानी स्माइल थी। लेकिन ये तो मेरा रूम है। और बूम, क्रिस्प का दिमाग वहीं फट गया। उसने जल्दी से सर नीचे किया और भागने वाली आवाज में बोला, सॉरी, मैं ही बाहर चले आता हूँ। और वो हवा के झोंके की तरह वहाँ से निकल गया। संजू कंपाउंड के खुले आंगन में आकर ठंडी हवा लगी
तब जाके उसके दिमाग में थोड़ी सी ऑक्सीजन वापस आई। उसने एक डीप सांस ली और ऊपर चांद को देखा। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। ये तो मरवा देती आज। खिड़की से सुनाडे उसको चांदनी में खड़े देखती रही और अपने रूम में हंसी से लोटपोट हो गई, क्योंकि जनरली चुपचाप और बोरिंग रहने वाले ऊंचे लड़के का ये साइड देखना काफी एंटरटेनिंग था। विंडो से उस घबराए क्रिस्प को देखकर उसे रियलाइज हुआ कि ये लड़का एक्चुअली काफी अच्छा दिखता है। उसने हंसते हुए अपना सर हिलाया, पर्दे बंद किए और एक लूज पर डिसेंट टी शर्ट और शॉर्ट पहन लिए और हमारा क्रिस्प आंगन में खड़ा कंपाउंड को घूर रहा था और चांदनी की सिल्वर रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उस मोमेंट में क्रिस्प एकदम जम सा गया था। आज के लोग पुराना चांद नहीं देखते, पर ये चांद कभी पुराने लोगों पर भी चमकता था। एक क्लासिक डीप लाइन उसके मुंह से निकली और सुनाडे की हियरिंग तो नेक्स्ट लेवल थी। जैसे ही उसने ये लाइन सुनी, उसे वो डीपली लगी। जब उसने मूनलाइट में खड़े क्रिस्प को देखा, उसको अचानक अपने गाल गर्म लगने लगे। क्रिस्प, तुम्हारी पोइट्री तो काफी अच्छी है। आज के लोग पुराना चांद नहीं देखते, पर यही चांद कभी पुराने लोगों पर भी चमकता था। ऐसी किलर लाइंस मारोगे तो मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि कितनी लड़कियां तुम पर इजीली पिघल जाएंगी। सुनाडे ने हल्की हंसी के साथ उसकी टांग खींचने की कोशिश की। क्रिस्प ने मुड़कर सुनाडे को देखा। उसने एक लूज कंफर्टेबल किमोनो पहना हुआ था। उसके स्पॉटलेस व्हाइट शोल्डर शाइन कर रहे थे। जब वो आसमान में चांद को देखती हुई उसके पास आके खड़ी हुई। लेडी सुनाडे, ऐसी बकवास के लिए माफी चाहता हूँ। क्रिस्प ने एक पोलाइट और सभ्य मुस्कान के साथ बोला। टेक्निकली देखा जाए तो वो एक नल्ला गैनिन था और सुनाडे डायरेक्ट जोनी लेवल की कुनोइची थी। भले ही एकेडमी में वो क्लासमेट्स थे, पर हायरार्की में सुनाडे उसकी बॉस थी। सुनाडे ने सर हिलाया और एकदम चिल टोन में बोली, क्रिस्प, मुझे अब से बस सुनाडे बुलाओ। ये लेडी वगैरह की जरूरत नहीं है। रैंक और सुपीरियरिटी साइड में रखें तो वी आर बेसिकली क्लासमेट्स। ये सुनकर क्रिस्प ने आखिरकार अपना सर ऊपर किया। इस बार सुनाडे ऊपर चांद की तरफ देख रही थी और क्रिस्प ने इस गोल्डन चांस का फायदा उठाते हुए उसके चेहरे को निहारा। उसका परफेक्ट ओवल चेहरा, हाई ब्लॉन्ड पोनीटेल और बड़ी ब्राइट आंखें। थोड़ा नीचे आए तो दो बड़े उसका सेक्सी फिगर, लंबे मजबूत टांगे और उसके होठों पर वही हल्की सी मुस्कान जो दबाए नहीं दब रही थी। इस स्पेसिफिक मोमेंट में सुनाडे की आंखों में सिर्फ चांद का रिफ्लेक्शन था। अचानक सुनाडे ने उसकी नजर फील की। उसने उस लड़के को देखा जो उससे ऑलमोस्ट एक सर लंबा था और वो वार्मली मुस्कुराई। बाय द वे क्रिस्प, कांग्रेचुलेशंस। 18 साल बाद ही सही तुमने अपना शारिंगन अवेकन तो कर लिया। उसकी मुस्कान में कोई नकलीपन या सिंपैथी नहीं थी, वो बिल्कुल प्योर और जेन्युइन थी। बाकी गांव वालों की तरह इसमें कोई ताना नहीं था। क्रिस्प के होठों पर एक हल्की ऑलमोस्ट सैड स्माइल आ गई। तुम पहली इंसान हो जिसने जेन्युइनली मुझे कांग्रेट्स बोला है। हैं? तुम्हारे खुद के ऊंचे क्लैन वाले ने कभी तुम्हें विश नहीं किया तुम्हारी किसी भी अचीवमेंट पर? सुनाडे शॉक में थी और पूरा उसकी तरफ टर्न हो गई। क्रिस्प सॉफ्टली मुस्कुराया। पहले करते थे, बट ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस अब वो सब मेरी केयर नहीं करते। वो डेफिनेटली अपने पेरेंट्स और पास्ट फ्रेंड्स की बात कर रहा था। जब उसके मॉम डैड जिंदा थे, वो उनका काफी ब्राइट बच्चा था, उनकी शान। पर उसके फादर फर्स्ट शिनोबी वॉर में शहीद हो गई और माँ उस शौक को झेल नहीं पाई और अगले ही साल निकल गई। दोस्तों का सीन तो ये था कि पहले उनका एक टाइट सर्कल था, बट उचिहा क्लैन के टॉक्सिक एलीट मेंटालिटी वालों के प्रेशर में वो सब धीरे धीरे डिस्टेंस मेंटेन करने लगे और इवेंचुअली वो अपने ही उचिहा कंपाउंड में आउटकास्ट बन गया। इतनी डार्क पास्ट के बाद भी क्रिस्प को ऐसे कामली मुस्कुराते हुए देखकर सुनाडे को फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ कि ये लड़का एक्चुअली मेंटली बहुत मैच्योर है। इसके आगे का ट्रॉमा खुद निकालना इनसेंसिटिव होता। सुनाडे ने पोलाइटली सर हिलाया और स्माइल पास की। खैर क्रिस्प, अब जाओ आराम करो, कल हम निकल रहे हैं। अगर आज नींद पूरी नहीं की तो सुबह किसी लाश की तरह उठोगे। फिर उसने गेस्ट रूम की तरफ पॉइंट किया, एक आलसी अंगड़ाई ली और अपने बेडरूम की तरफ चली गई। क्रिस्प हल्का सा हंसा और उस डायरेक्शन में चला गया। आधी रात निकल चुकी थी और कोनोहा एकदम शांत था। सड़कों पर सिर्फ पेट्रोल टीम चक्कर लगा रही थी। वॉर के मंडराते खतरे के कारण रात में स्ट्रिक्ट कर्फ्यू सिस्टम चालू था। जो कोई बिना परमिशन घूमता पकड़ा गया, उस पर डायरेक्ट स्पाई या फिर नुकसान पहुंचाने वाले इंसान का चार्ज लग सकता था। इसीलिए क्रिस्प के पास बेसिकली सेंजू कंपाउंड में रुकने के अलावा कोई प्रैक्टिकल रास्ता नहीं था। गेस्ट रूम खोलते ही उसने देखा रूम फुली क्लीन और रेडी था। ऑब्वियसली ये सेटअप लेडी मीतो ने करवाया था। उसने दिल से मीतो के लिए ग्रेटिट्यूड फील किया। अगर ओरिजिनल हिस्ट्री उसको ढंग से याद थी तो नेक्स्ट ईयर 4 मेजर नेशंस मिलकर लैंड ऑफ वर्लपूल्स पर एक साथ हमला करने वाले हैं, बस सिर्फ उज़ुमाकी क्लैन को वाइप आउट करने के लिए। चाहे जो भी हो जाए, मुझे स्ट्रेटजी को रोकने का रास्ता निकालना ही होगा। उसकी आंखों में एक पत्थर जैसी डिटर्मिनेशन आ गई। उसने बेड पे छलांग मारी, कंबल ताना और सो गया। उसी एग्जैक्ट टाइम पर मीतो उज़ुमाकी की आंखें खुली। वो उठी और सुनाडे के कमरे पर गई। नॉक नॉक नॉक, कौन है? सुनाडे ने अभी जस्ट अपने कपड़े निकाले थे, क्योंकि ये उसका खुद का पर्सनल स्पेस था। उसको रखती भर भी किसी चीज की शर्म नहीं थी। सुनाडे रात को ऐसे ही बिना कपड़ों के सोना पसंद करती थी। उसके छोटे भाई नावाकी को ओरोचिमारू ने कुछ वॉर टाइम एडवाइस और एक्स्ट्रा लेट नाइट ट्रेनिंग के लिए रोक लिया था, सो वो घर पे नहीं था। और जहाँ तक क्रिस्प की बात थी,
उस पोएटिक डीप कन्वर्सेशन के बाद सुनाडे को पूरा ट्रस्ट था कि वो एक डिसेंट लड़का है और उसके कमरे में झांकने वाली हरकत तो एटलीस्ट नहीं करेगा, बट सेफ्टी पहले। इसीलिए उसने पूछा, कौन है? मैं हूँ। दरवाजे के पीछे से मीतो उजुमाकी की आवाज आई। सुनाडे इंस्टेंटली अलर्ट मोड में आ गई। वो अपनी दादी से प्यार और डर दोनों फील करती थी। उसके दादा फर्स्ट होकागे के बाद इन्हीं ने उसको और नवाकी को अकेले पाला था, इसीलिए सुनाडे उनकी पूरी रिस्पेक्ट करती थी। दरवाजा आवाज करते हुए खुला। दादी माँ। सुनाडे उसको देखते ही स्वीटली बोली। मीतो का चेहरा थोड़ा सॉफ्ट था। आखिरकार उसको अपनी पोती की आवाज प्यारी लगती थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने सुनाडे को उन कपड़ों में देखा जो उसने पैदा होते टाइम पहने थे, मतलब समझ गए ना, मीतो का चेहरा कम्प्लीटली डार्क हो गया। उन्होंने पहले तो मुंह बनाया और फिर स्ट्रिक्ट टोन में क्लास ली। मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया है, एक जवान लड़की को ठीक से कपड़े पहन के सोना चाहिए। तुम्हारे दिमाग में बात क्यों नहीं घुसती? नॉर्मली मैं इस लापरवाही को इग्नोर कर देती, पर आज घर में मेहमान है, अगर गलती से भी किसी ने तुम्हें इस हालत में देख लिया तो पता है ना क्या होगा? मीतो ने उसे डांट लगाई और उस डांट से सुनाडे का गला सूख गया। उसको पता था दादी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उसने अपना नॉर्मली अनयूज्ड ब्रेन दौड़ाया कोई बहाने ढूंढने के लिए, पर ब्लैंक, कोई फायदा नहीं। उसे कोई बहाना नहीं मिला। उसको इस तरह परेशान देखकर मीतो की थोड़ी सी हंसी निकल गई। रहने दे, अपने दिमाग पर प्रेशर मत डाल। मेरे सामने तेरी जुबान तेरे दादा हाशिरामा की तरह यूजलेस है, खासकर ऐसे मोमेंट्स पर। सुनाडे बस हल्का सा ऑकवर्डली हंसी और सर खुजला के रह गई। क्लैन हेड दादी थी तो आर्ग्यूमेंट का कोई पॉइंट नहीं था। दादी माँ बैठिए ना। सुनाडे ने तातामी मैट की तरफ पॉइंट किया और तुरंत एक प्रॉपर सिल्क रोब लपेट लिया और फिर वो प्रॉपर ट्रेडिशनल पोस्चर में बैठ गई, आगे की डांट का वेट करते हुए। जैसे ही वो बैठी, वो इतने बुरे पोस्चर के साथ बैठी थी कि मीतो ने बस डिसअपॉइंटमेंट से अपना सर हिला दिया। मीतो परफेक्टली घुटनों पर बैठी हुई थी। सुनाडे के टोटली अपोजिट उनसे एक प्योर, एलिगेंट और मदरली वाइब निकल रही थी। वो बोली, उस बंदर ने तुमसे मीटिंग में आखिर क्या डिस्कस किया? मीतो ने पॉइंट ब्लैंक पर पूछा। उसकी नजर सीधा सुनाडे पर लॉक थी। सुनाडे ने भी अपनी कूल और कंपोज दादी को देखा। दादी माँ, होकागे सामान्य ऑर्डर्स दिए हैं कि मैं, ओरोचिमारू और जिराया तीनों 1000 ट्रूप्स की कमांड लेके लैंड ऑफ रेन जाएंगे एनिमी मेन फोर्सेस को एंगेज करने, और अगर जरूरी हुआ तो। सुनाडे थोड़ी सी हिचकिचाई। साफ साफ बोलो। मीतो की टोन फ्लैट और जीरो इमोशन वाली थी। सुनाडे ने ठंडी सांस ली। अगर जरूरत पड़ी तो मेन आर्मी को टाइम देने के लिए हमें हंस ऑफ द सैलेमेंडर को रोके रखने के लिए खुद हेड टू हेड फेस करना होगा। ये सुनते ही मीतो उजुमाकी ने आंखें छोटी की और इंटेंस हैवी साइलेंस कमरे में फैल गया। मीतो के ऐसे रिएक्शन से सुनाडे एकदम से घबरा गई। अनजाने में उसने अपनी मुठ्ठियां कसकर बंद कर ली। हंस ऑफ द सैलेमेंडर को एक डेमी गॉड माना जाता है। उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ तुम तीनों से काफी ज्यादा है। याद रखना, हिस्ट्री और रेपुटेशन बेवजह नहीं बनती। मीतो ने कोल्डली और कामली बोला। सुनाडे ने अपने दांत पीसे। दादी माँ, सेंसे ने पहली बार हमें इंडिपेंडेंट कमांड दी है। मैं ऐसे इजीली पीछे नहीं हटने वाली। मैं जानती हूँ कि हांजो कागे लेवल का मॉन्स्टर है, लेकिन जब तक हम उसके साथ लड़ेंगे नहीं, हमें अपनी लिमिट कैसे पता चलेगी? उसकी आंखों में एक सॉलिड डिटर्मिनेशन थी, पर मीतो उजुमाकी बिल्कुल इंप्रेस नहीं दिखी। उसने बस थक कर एक आह भरी। जब तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो मेरे रोकने का कोई पॉइंट नहीं है। बस इतना ध्यान रखना कि जिंदा वापस आना। मीतो ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। मैं हाशिरामा की आखिरी निशानी, अपनी पोतियों खोना नहीं चाहती। ये वर्ड्स इतने हैवी थे कि सुनाडे वहीं के वहीं जम गई। वो अपनी दादी की ट्रेजिक लाइफ के बारे में सोचने लगी। वो अपने देश वर्लपूल से कोनोहा में एक पॉलिटिकल शादी करके आई। अपना पूरा क्लैन पीछे छोड़ा। मिडिल एज आते आते हस्बैंड गुजर गया और बुढ़ापे में अपने बच्चे खोए। अब डायरेक्ट ब्लड लाइन में सिर्फ सुनाडे और उसका छोटा भाई नावाकी बचे थे, और अब दोनों के दोनों ही वॉर की फ्रंट लाइन पर जा रहे थे। किसी भी ग्रैंड पेरेंट के लिए ये सिचुएशन टॉर्चर से कम नहीं थी। सुनाडे अपनी प्राइड में इतनी अंधी हो चुकी थी ये प्रूव करने में कि हाशिरामा सेंजो की पोती कागे लेवल थ्रेट को हैंडल कर सकती है, पर वो एक बेसिक फैक्ट भूल गई थी कि उसकी दादी को सिर्फ उसकी सेफ्टी चाहिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ दादी माँ, मैं जरूर जिंदा लौटूंगी, सुनाडे ने कहा। उसकी आंखें हल्की सी नम थी और आवाज हल्का सा कांप रही थी। अचानक मीतो उजुमाकी का मूड हल्का सा शिफ्ट हुआ। सुनो सुनाडे, जहाँ तक मुझे रूल्स याद हैं, एक कमांड लीडर अपना डायरेक्ट ट्रस्टेड सबऑर्डिनेट चूज कर सकता है। तुमने किसी को फाइनलाइज किया है? दादी माँ, ऑनेस्टली मैंने इसके बारे में अभी तक सोचा ही नहीं, लेकिन कुछ सीनियर्स ने हटाए क्लैन के एक जोनिन की सिफारिश जरूर की है। सुना है कि उसकी स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक काफी अच्छी है। सुनाडे ने अपनी आंखें पोंछते हुए बताया। स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक? बस नाम का जुत्सु है वो। मीतो ने सर हिलाया। मेरा मानना है कि वो चिया लड़का एक वे बेटर चॉइस हो सकता है? क्रिस्प, पर दादी माँ वो टेक्निकली एक गैनिन है। सुनाडे काफी कंफ्यूज थी। मीतो उठी और स्लोली दरवाजे की तरफ बढ़ी। फिर उसने आधी पलट कर सुनाडे को देखा।
तुम उसको अंडर एस्टिमेट कर रही हो। उस लड़के के शारिंगान में एक टमोय जरूर दिखता है, पर मैं फील कर सकती हूँ कि उसकी ऑक्यूलर चाकरा और ऑरा किसी 2 टमोय बल्कि 3 टोमोय वाले यूजर का ही पोटेंशियल लगती है। सोनाडे ब्लैंक हो गई। 3 टोमोय लेवल? क्या इसका मतलब था कि क्रिस्प के पास बेसिकली जोनी लेवल कॉम्बैट कैपेसिटी थी? पर फिर भी हटाके क्लैन वाला ऑप्शन प्रॉपर जोनियन था, प्लस एक रेयर इंजोसु के साथ कंपैरिजन में क्रिस्प अभी भी मात खा रहा था। जैसे ही सोनाडे उस कैलकुलेशन में बिजी थी, मीतो ने एक बॉम्ब ड्रॉप किया। उस लड़के को मैग्नेट रिलीज भी आता है। सोनाडे की आंखें फटी की फटी रह गई। मैग्नेट रिलीज? विंड और अर्थ चाकरा कॉम्बिनेशन क्या क्या गहन का है। ये तो उनके सोन एनिमी सुनुगाकुरे यानी कि हिडन सैंड विलेज की एक्सक्लूसिव और सिग्नेचर एबिलिटी है। ये एक उचिया में कैसे आ गई? आप कह रही हैं कि क्रिस्प उचिया के पास मैग्नेट रिलीज है, फिर उसने आज तक किसी मिशन या एकेडमी में उसका यूज क्यों नहीं किया? सोनाडे का दिमाग घूम रहा था। कोई इतनी ओवर पावर्ड एबिलिटी को सप्रेस क्यों करेगा? यही रीजन है कि वो मेंटली तुमसे थोड़ा आगे है। उन्होंने ये पॉलिटिक्स समझो सोनाडे। जो कील ऊपर निकलती है, हथौड़ा सबसे पहले उस पे ही पड़ता है। अपने क्लैन में उसको पहले से ही कचरा समझा जाता है, बुली किया जाता है, और कोनोहा की जनरल पब्लिक के लिए वो बस एक सस्पिशियस उचिया है। वो अपना राज नहीं खोल सकता। ये बोलते हुए मीतो मुस्कुराई। इवन मुझे भी कल सिर्फ अपनी अल्ट्रा सेंसिटिव सेंसरी एबिलिटीज की वजह से ही उसके चाक्रा स्पाइक्स में एनॉमली पकड़ने में आई। इसीलिए सोनाडे तुम कल से ही उस उचिया लड़के को अपने अंदर लेने का रास्ता बनाओ। हाँ, मतलब अंडर लेने का रास्ता बनाओ, क्योंकि अंदर लेने का रास्ता खुलने में थोड़ा टाइम है। वो सब तुम्हारा भाई संभाल लेगा। ट्रस्ट मी, वो लड़का बिल्कुल भी आम नहीं है। मीतो ने एकदम सीरियस एडवाइस दी। फिर बिना कोई एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दिए वो सोनाडे कमरे से निकली और अपने जोन में आराम करने चली गई। उसके जाते ही सोनाडे ने वापस से अपने कपड़े उतार लिए और एक डीप थिंकिंग में चली गई। स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु सुनने में फाड़ू तो लगती है, बट उसकी वीकनेस काफी मैसिव थी। कास्टर की ओरिजिनल बॉडी बस एक डेड वेट बोझ बन जाती है, कंप्लीटली अनडिफेंडेड। अगर बैटल में किसी ने ओरिजिनल बॉडी को मार दिया तो आत्मा वापस आने का कोई रास्ता नहीं होता, डायरेक्ट गेम ओवर। प्लस ऐसे असैसिनेशन टाइप जुत्सूस एक्चुअल कागे लेवल थ्रेट के अगेंस्ट ज्यादातर यूजर्स हो जाते हैं। दूसरी तरफ मैग्नेट रिलीज का सीन काफी अलग था। हिडन सैंड विलेज बनने से पहले से ही इन लोगों की हिस्ट्री काफी डार्क और डोमिनेंट थी, और हिस्ट्री में भी मैग्नेट रिलीज यूजर का बेसिक करियर पाथ ही कागे लेवल का रहा है। अभी का उनका मेन एनिमी थर्ड काजे कागे भी उसी मैग्नेट रिलीज आयरन सैंड के दम पर सबसे डेंजरस कागे बना बैठा है। प्लस उचिया क्लैन का शारिंगन तो वैसे ही कागे लेवल पोटेंशियल अनलॉक करने के लिए जाना जाता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और ओवरऑल बैटल यूटिलिटी देखकर हटाके वाले ऑप्शन से क्रिस्प सीरियसली बहुत आगे था। कैलकुलेशन कंप्लीट। सोनाडे ने मन बना लिया था, पर वो कल डायरेक्ट क्रिस्प से अप्रोच करके पूछेगी। आखिर फोर्स टीममेट जंग के मैदान में लायबिलिटी साबित होते हैं। डिसीजन लेने के बाद सोनाडे कंफर्टेबली सो गई अपने वही अर्धनग्न रूप में। जो मुझे पता है तुम देखना तो पसंद करोगे, पर बदले में YouTube मेरी लंका लगा देगा, और ऊपर से अब वो मेरी होने वाली घरवाली और तुम्हारी भाभी भी तो है। एडिटर साहब से गुजारिश है कि आप ऐसे सीन्स को संभाल लीजिएगा। अपनी ऑडियंस के लिए YouTube से तो भिड़े लेंगे, पर घर की इज्जत घर में रहनी चाहिए। तो देख लेना। रात निकली, आसमान साफ हुआ और दिन शुरू हुआ। सुबह ठीक 5 बजे क्रिस्प की नींद खुली। उसका बायोलॉजिकल क्लॉक एकदम शार्प था। उठते ही उसने सबसे पहले अपना बिस्तर अच्छे से फोल्ड किया और रूम प्रॉपर्ली ठीक किया। फिर वो फ्रेश होने निकला। टोटी से चिल पानी निकल रहा था। उसने अपने हाथ भिगोए और हथेली पर पानी की शार्पनेस फील की, क्योंकि शारिंगन अवेकन होने के बाद उसके रिफ्लेक्सेस काफी बढ़ चुके थे। वो हल्का सा कांपा और फिर वो आइसी पानी अपने चेहरे पे मार लिया। ओह, कितना ठंडा है। पर एक सेकंड फ्रीज होने के बाद उसकी नींद उड़ गई। मुंह सुखाकर क्रिस्प सेंजू कंपाउंड के ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ निकल गया, क्योंकि मॉर्निंग रूटीन स्किप नहीं करनी होती, जो कि मैं करता रहता हूँ, पर यहाँ पे नहीं करूंगा। उसने अपने पाउच से 8 छुरिकन निकाले और एक फ्लूइड मोशन में अपने मास्टर लेवल उचिया स्टाइल शुरिकन जुत्सु को प्रैक्टिस करने लगा। 8 शुरिकन हवा में आपस में टकराए, उनका ट्रेजेक्टरी चेंज हुआ और सीधा वुडन डमी के सर की तरफ हो गया, और थर्ड 8 शुरिकन परफेक्टली लिथल जोन में घुसे। कान के पास, सेंटर ऑफ फोरहेड, स्कल के पीछे, ये डिस्प्ले करते हुए कि क्रिस्प की प्रेसिजन कितनी डेडली थी। इसके बाद उसने अपनी स्टैंडर्ड इश्यू कटाना निकाली और वो उससे प्रैक्टिस करने लगा। क्रिस्प ने सोचा बड़ा उचिया जैसा फील हो रहा है, जो कि वो अब था भी। डैमेज अच्छा था, पर ठीक है, थोड़ा अननेसेसरी फ्लेक्स भी था। खैर आदत डालनी पड़ेगी। उसने इन थॉट्स को साइड में किया और लगातार 40 मिनट तक प्रॉपर केनजुत्सु प्रैक्टिस की। पूरा सेशन उसने स्ट्रेंथ और चाकरा को लिमिट्स में रख के परफॉर्म किया, क्योंकि ये उसके बाप का ट्रेनिंग ग्राउंड नहीं था। पर सेंजू कंपाउंड पूरी तरह अबैंडन था, तो इस लेवल के अकेले में ट्रेनिंग करने का चांस बहुत ही रेयर होता है। उसने इस अकेलेपन को एंजॉय किया और अंदर अपने रूम में मीतो उजुमाकी ने दोबारा से अपने सेंसरी मोड को ऑन करा हुआ था। शूरिकन की शार्प आवाज से उनकी नींद खुल गई थी, बट वो डिस्ट्रैक्ट करने की जगह लेटी लेटी उसकी सेंसरी रीडिंग्स लेने लगी।
उन्होंने फील किया कि क्रिस्प ना सिर्फ अपने बेसिक्स में गॉड टियर था, बल्कि वो एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट था। वो वर्स्ट फेलियर और लेजी गार्बेज वाली अफवाहों से एकदम 180 डिग्रीज उल्टा था, एकदम जीनियस। सुबह के 6 बज चुके थे। क्रिस्प ने अंदाजा लगाया कि सुनाडे और मीतो अब तक उठ चुकी होंगी, इसीलिए उसने अपनी फिजिकल ट्रेनिंग रोकी और वो पालथी मार के जमीन पर बैठा और उचिया क्लैन की चाका एक्सट्रैक्शन टेक्निक चैनल करने लगा। ये टेक्निक उचिया क्लैन में कोई टॉप सीक्रेट नहीं थी, लगभग सब जानते थे, पर मेजर क्लैन के स्ट्रिक्ट रूल के हिसाब से इसे आउटसाइडर के साथ शेयर करना टोटली बैन था। क्रिस्प ने फोकस किया, अपनी बॉडी को मोस्ट कंफर्टेबल स्टेट में एडजस्ट किया और अपने आसपास से चाकर एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। ये इस दुनिया में आने के बाद उसकी पहली एक्चुअल ट्रेनिंग थी। हवा में नेचुरल एनर्जी बनती है और ब्रीथिंग के थ्रू बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। उसने आंखें खोली। उसके ओरिजिनल बॉडी ओनर की मेमोरीज के हिसाब से चाकर एक्सट्रैक्शन एक बहुत ही स्लो और एग्जॉस्टिंग प्रोसेस होना चाहिए था। डेली बस हल्का सा ही निकलता था, पर अब ये इतना स्मूथ और इजी क्यों लग रहा था? और सबसे बड़ी बात, इस बार उसने जो एक्सट्रैक्ट किया था वो पहले से कहीं ज्यादा डेंस और प्योर था। काफी दिमाग लगाने के बाद भी जब लॉजिक समझ में नहीं आया तो उसने दिमाग लगाना बंद कर दिया। उसने वापस आंखें बंद की और अपनी बॉडी में नया चाकर डिफाइन करने के लिए ब्रीदिंग कंटिन्यू रखी। अंदर मितोजमाकी काफी हैरान थी। कुरामा, ये क्रिस्प चाकर एक्सट्रैक्ट कर रहा है ना, पर इसकी डेंसिटी और क्वालिटी इतनी हाई लेवल नहीं होनी चाहिए। मीतो की सेंसरी लिंक के थ्रू कुरामा ने क्रिस्प को ऑब्जर्व किया और डीपली हैरान था। मीतो, ये लौंडा चाकर एक्सट्रैक्ट तो कर ही रहा है, पर इस प्योरिटी का चाकरा किसी ऐसे वैसे ब्रैड की बस की बात नहीं है। ओह, तो तुम्हारा क्या मतलब है कुरामा? मीतो की क्यूरियोसिटी काफी पीक पर चली गई। ये बच्चा एक्चुअली नेचुरल एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है, जिसे तुम इंसान सेंजुत्सु चाकरा या सेज जुत्सु कहते हो। ये लेवल हिट करना सिर्फ टेल्ड बीस्ट या उन लोगों की बस की बात है जिन्होंने 3 ग्रेट होली प्लेसेस में से एक जगह पर सेज आर्ट्स की प्रॉपर ट्रेनिंग ली हो। उचिया क्लैन निंजा कैट के साथ कॉन्ट्रैक्ट जरूर करते हैं, पर मैंने आज तक किसी को सेज स्टेटस हासिल करते हुए नहीं देखा। ये बच्चा इम्पॉसिबल है। कुरामा काफी कंफ्यूज था। मीतो की आंखों में एक ब्राइट चमक आई। सेंजुत्सु चाकरा उसके पास खुद नहीं था, पर फर्स्ट हुकागे के पास था। जहाँ तक उन्हें पता था, कोनोहा में अभी जिराय के अलावा कोई सेंजुत्सु यूजर नहीं था। अगर ये लड़का इस एज में नेचुरल एनर्जी पुल कर सकता है तो इसके फ्यूचर में कागे लेवल बनना कंफर्म था। पहले उसे टेंशन थी कि उनके मरने के बाद सुनाडे और नवाकी को गांव की पॉलिटिक्स से कौन बचाएगा, पर अब उन्हें लगा कि सुनाडे और इस लड़के के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनना काफी प्रॉफिटेबल हो सकता है। क्रिस्प ने ऑलमोस्ट 1 घंटा चाकर एक्सट्रैक्शन में लगाया। अपने सिस्टम के बेसिक चाकरा को इस नई हाई क्वालिटी एनर्जी से रिप्लेस करने के बाद उसने फाइनली आंखें खोली। उसने मुट्ठियां टाइट की और फील किया कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ड्रेस्टिकली इंप्रूव हुई है। उसके होठों पर एक स्माइल आई। इस खून की प्यासी जंग में घुसी दुनिया में उसके सर्वाइवल के चांस और भी सॉलिड हो गए थे। तभी स्लाइडिंग डोर खुला और मितोजमाकी एक वार्म स्माइल के साथ आई। छोटे क्रिस्प, आ जाओ बेटा, ब्रेकफास्ट रेडी है। उन्होंने सॉफ्टली क्रिस्प को इशारा किया। क्रिस्प फटाफट उठा, कपड़े ठीक किए और परफेक्टली सर झुका के ग्रेट किया। लेडी मीतो, आपने इतनी तकलीफ क्यों की? उसने प्रॉपर मैनर्स दिखाए। वहीं बाहर पेड़ पे छिपा एक आनबू गार्ड ये सब चुपचाप रिकॉर्ड कर रहा था। मीतो ने आंखें टेढ़ी करके उस आनबू गार्ड की लोकेशन को 1 सेकंड के लिए देखा, फिर वापस क्रिस्प पे फोकस किया। वो आगे बढ़ी, उसको सीधा किया और उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा, दादी को पता है कि तुम और मेरी छोटी सुनाडे आज फ्रंट लाइन पर जा रहे हैं, इसीलिए मैंने रात को ही सारी तैयारी कर ली थी। तुम्हें अभी भरपेट खाना खाना होगा। लेडी में तो सीरियसली इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्रिस्प ने पोलाइटली पीछे हटने की कोशिश की, पर भाई उज़ुमाकी क्लैन की ग्रिप से निकलना उसके बस की बात नहीं थी। अरे छोटे क्रिस्प, इतनी फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं। अब से तो मुझे दादी बुला सकते हो, बिल्कुल सुनाडे की तरह। मीतो के इन शब्दों ने न सिर्फ क्रिस्प को शॉक कर दिया, बल्कि पीछे से कॉम्बैट गियर पहन के आ रही सुनाडे को भी फ्रीज कर दिया। सुनाडे कम्प्लीटली ब्लैंक होकर पहले अपने दादी को देख रही थी, फिर क्रिस्प को। भाई ये चल क्या रहा है? चीजें इतनी तेजी से कैसे होने लगी? लेडी सुनाडे, क्रिस्प को जैसे एक लाइफ सेवर मिल गया हो। उसने डेस्परेटली सुनाडे का हाथ पकड़ा। उसकी आंखें जैसे बचा लो चिल्ला रही थी। सुनाडे कुछ बोलने ही वाली थी कि उसने मीतो की कोल्ड डरावने तरीके से घूरती आंखों को देखा। सुनाडे ने चुपचाप अपना मुंह बंद किया, साइलेंटली क्रिस्प का हाथ छुड़ाया और खाने बैठ गई। दादी का खौफ। क्रिस्प का तो पसीना ही छूट गया। जोर से गले में थूक निकलते हुए वो शांत हुआ। उसके पास अब कोई चॉइस नहीं बची थी। वो चुपचाप मीतो के बगल में बैठ गया। उस बेचारे की डरी हुई शक्ल देखकर मीतो अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाई। बेटा, क्या मैं सच में इतनी डरावनी लगती हूँ? क्योंकि भागने का कोई रास्ता नहीं था, क्रिस्प ने चुपचाप खाना खाना शुरू किया। तभी सिस्टम के रिंगटोन उसके दिमाग में बजी। डिंग! कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने ब्रेकफास्ट एट सेंजू हाउसहोल्ड अचीवमेंट अनलॉक कर लिया है। रिवॉर्ड 1000 पॉइंट्स, करंट बैलेंस 1550 पॉइंट्स। डिंग! सिस्टम टास्क ट्रिगर। सेकंड शिनोबी वर्ल्ड वॉर के एक्सट्रीम थ्रेट लेवल को देखते हुए सर्वाइवल के लिए सानिन की टीम में शामिल हो। रिवॉर्ड 5000 पॉइंट्स, बट टास्क ऑप्शनल है। इस बीच मीतो ने सुनाडे को टेबल के नीचे से इशारा किया, उसे बात शुरू करने के लिए कहा। दादी के प्रेशर में सुनाडे ने चॉपस्टिक्स साइड में रखी और कंप्लीटली सीरियस टोन में बोली,
क्रिस्प मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए और मैं चाहती हूँ कि तुम हाँ बोलो। सुनाडे का एक्सप्रेशन देखकर क्रिस्प भी सीरियस हो गया। उसने भी अपनी चॉपस्टिक रख दी और सीधा बैठ गया। बोली लेडी सुनाडे, अगर मेरी औकात और काबिलियत में है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जब उसने सुनाडे से आई कांटेक्ट किया, क्रिस्प की आंखों में प्योर सिंसियरिटी थी। क्रिस्प का ये नॉन हेजिटेंट एटीट्यूड देखकर सुनाडे को काफी राहत फील हुई। वो मुस्कुराई। होकागे सामान्य ऑर्डर दिए हैं कि मैं, जिराया और ओरोचिमारू तीनों 1000 ट्रूप्स की वैनगार्ड बना के लैंड ऑफ रेंज जाएंगे। हम तीनों को अपना एक एक ट्रस्टेड कंपेनियन चुनने की परमिशन है। तो इसीलिए क्रिस्प की आंखें ऑटोमेटिकली चमकी और वो इंस्टेंटली खड़ा हो गया। अगर आपको मेरी जरूरत है तो मैं क्रिस्प उचिहा आपके लिए आग और पानी दोनों में कूदने के लिए तैयार हूँ। लेडी सुनाडे विदाउट हेजिटेशन। सुनाडे इस कंप्लीट डेडिकेशन से कंप्लीटली हैरान रह गई। भले ही क्रिस्प करंटली सिर्फ गैनी लेवल का था, पर उसके शब्द बहुत हैवी थे। आग और पानी में कूदना ये बेसिक शिनोबी लॉयल्टी से काफी ऊपर था। यहाँ तक कि मीतो ने भी क्रिस्प का ये स्टेटमेंट सुनकर सेटिस्फेक्शन में आंखें छोटी कर ली। एक परफेक्टली डिवोटेड कंपेनियन, ये उनके बीच का बॉन्ड बिल्ड करने की बेस्ट शुरुआत थी। सुनाडे फाइनली वार्मली मुस्कुराई। तो फिर इस मिशन पर मेरी पीठ और बैकअप दोनों तुम्हारे भरोसे हैं क्रिस्प। जी लेडी सुनाडे। क्रिस्प अंदर ही अंदर पार्टी कर रहा था, लिटरली बिना कुछ किए। उसे वीआईपी टिकट मिल गया था। तभी सिस्टम से आवाज आई, डिंग। सिस्टम ने डिटेक्ट किया है कि होस्ट ने टास्क सक्सेसफुली ट्रिगर और कंप्लीट कर लिया है। रिवॉर्ड 5000 पॉइंट्स, करंट बैलेंस 6550 पॉइंट्स। डिंग। कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने स्मॉल सक्सेस 5000 पॉइंट्स माइलस्टोन रीच कर लिया है। रिवॉर्ड बी रैंक जुत्सु, मैग्नेट रिलीज, ट्रू साइट। तुम्हें अगर नहीं पता कि ये क्या है तो ये चूनिंग एग्जाम्स में गारा की थर्ड आई चीटिंग टेक्निक जो थी ना, ये वही है। अरे वाह, एक्चुअल जैकपॉट। क्रिस्प का चेहरा खुशी से ग्लो करने लगा। इस स्टेल्थ डिटेक्शन स्किल के आते ही उसके अचानक घेरे जाने के चांसेस प्रैक्टिकली 0 हो गए थे। फिर उसने वहीं ब्रेकफास्ट एंजॉय करती हुई मीतो उजुमाकी को देखा और अचानक उसके दिमाग में एक बहुत ही डार्क रियलिटी हिट हुई। ओह हाँ, वेट, मुझे किसी तरह लेडी मीतो को आगे आने वाले उजुमाकी क्लैन मैसेकर के बारे में वार्निंग देनी होगी, पर मैं बताऊंगा कैसे। अब इसके आगे की कहानी ऑब्वियसली नेक्स्ट पार्ट में है। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही वीडियो को लाइक और हाइप भी कर ही देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, सी यू सून।